गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से संगीताज पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, असिस्टेंट टीचर, DAV हाई स्कूल झरिया से। बच्चों, हम पिछले क्लास अर्थशास्त्र विषय यानी कि इकोनॉमिक्स की पहली अध्याय का पार्ट 1 शुरू किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी विषय उसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि विकास का पार्ट 2। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर की जो फर्स्ट चैप्टर है, अर्थशास्त्र की जो फर्स्ट चैप्टर है विकास यानी कि डेवलपमेंट, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे इसके पार्ट 2 को। तो हम लोग आज थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने देखा पिछले क्लास विकास क्या होती है, व्यक्ति विशेष के लिए विकास क्या होती है, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न विकास के अर्थ या लक्ष्य क्या क्या होते हैं, फिर किसी देश के लिए विकास क्या है अर्थात राष्ट्र का विकास क्या है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि राष्ट्र विकास के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP क्या होती है, फिर प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो बच्चों विश्व बैंक ने जारी की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश की वर्गीकरण करने में इन मापदंडों का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश कहा जाता है। ऐसे देश को विकसित देश कहा जाता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $995 से ज़्यादा और $12,056 से कम है उन्हें मध्य आय वाला देश कहा जाता है, यानी कि वैसे देशों को विकासशील देश कहा जाता है जैसे कि भारत है। अब वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जाता है, यानी कि ऐसे देशों को अविकसित देश कहा जाता है। अर्थात प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। तो बच्चों, अब आगे विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के जो मापदंड है क्या वो सभी सही है कि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। तो उनकी क्या सीमाएं हैं आज हम लोग उस पर जो है डिस्कशन करेंगे। प्रति व्यक्ति आय के अलावा भी दूसरे मापदंड महत्वपूर्ण हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है, जैसे कि साक्षरता दर लिटरेसी रेट, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम IMR भी कहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हेल्थ फैसिलिटीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और निबल उपस्थिति अनुपात यानी कि नेट अटेंडेंस रिपोर्ट NAR। ये जो चारों चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें ये जानने के लिए कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। आइए बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट हम लोग किसे कहते हैं। साक्षरता दर को साक्षर जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कोई भी व्यक्ति जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। आगे जैसा कि हम इस तालिका को देख पा रहे हैं, हम इस तालिका पे थोड़ा देर बाद नज़र डालेंगे। उससे पहले शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं और निबल उपस्थिति अनुपात किसे कहते हैं। शिशु मृत्यु दर द्वारा प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को 1000 जीवित जन्मे बच्चों के अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है।
निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे कुल बच्चों का उस आयु के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी कि जो कुल बच्चे हैं हमारे पास उनमें से 6 से 10 वर्ष वाली आयु वाले कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुल बच्चों में से कितने बच्चे जो कि 6 से 10 वर्ष आयु के हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनके अनुपात को दिखाता है। तो हम लोगों ने अभी साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और निबल उपस्थिति अनुपात तीनों को देख लिया। अब इस तालिका पर नज़र डालिए। पंजाब, केरला और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए हुए हैं, जहाँ पे सबसे पहला जो है हम लोग उसमें देख रहे हैं पहली कॉलम में राज्य, दूसरी में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति और तीसरे कॉलम में देख रहे हैं साक्षरता दर और चौथे में देख रहे हैं कक्षा 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात। तो पंजाब को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो है कितना है 1000 व्यक्ति के मुकाबले 49, मतलब अगर 1000 व्यक्ति जन्म ले रहा है उसमें से 49 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। साक्षरता दर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है 70 और कक्षा 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात क्या है 81। समझ में आ रहा है? सब हम लोग 1000 के आंकड़ों के अनुपात में देख रहे हैं। केरला में आइए, देखिए शिशु मृत्यु दर क्या है, पंजाब के मुकाबले कम है। साक्षरता दर पंजाब के मुकाबले ज़्यादा है 91 और 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात, मतलब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो 91 है। मतलब आपको समझ में आ रहा है 1000 में से 91 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर बिहार की देखिएगा तो शिशु मृत्यु दर क्या है आपका, काफ़ी ज़्यादा है, सबसे अत्यधिक है 60 है। पंजाब केरला दोनों से ज़्यादा है। साक्षरता दर अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों देशों में से कम है। और अगर कक्षा 1 से 5 का निबल उपस्थिति अनुपात देखते हैं तो वो भी हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम है। यानी कि अगर हम पंजाब, केरला और बिहार को तीनों मापदंडों में देखते हैं तो तीनों में सबसे नीचे कौन है, बिहार है, सबसे ऊपर कौन है, केरला है। हम अब जब तीनों चीज़ों को देख रहे हैं तब हम ये कह पा रहे हैं प्रति व्यक्ति आय के अलावा भी जो शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता दर है और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी जो संख्या है वो कहाँ ज़्यादा है, केरला में, सबसे कम कहाँ है, बिहार में। तो ये 3 मापदंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब बच्चों केवल प्रति व्यक्ति आय से आय की असमान वितरण की जानकारी नहीं मिल पाती है, यानी कि अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो असमान वितरण किस प्रकार से है वो हम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, तो कैसे हम प्रति व्यक्ति आय से इस चीज़ का आकलन कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम इस उदाहरण से। यहाँ पे हमने देश ए और देश बी लिया है। देश ए में 100 लोग हैं, देश बी में 100 लोग हैं। देश ए जो है वहाँ पे जो 10 लोग हैं वो 10 लाख डॉलर करके आपका कमाते हैं और जो 90 लोग हैं वो 100 डॉलर करके कमा रहे हैं। देश बी में वही देखते हैं हम लोग कि जो सारे के सारे लोग हैं वो 10,000 डॉलर कमा रहे हैं। तो हम लोगों ने देश ए में क्या देखा, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, 10 ही लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, 90 लोग क्या है, बहुत कम कमा रहे हैं। अब अगर हम इस देश की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि जो देश का कुल आय है उससे अगर हम कुल जनसंख्या को भागा देते हैं तो हमें मिलता है प्रति व्यक्ति आय। तो हमें यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितना मिला है, 1,90,000 और देश बी का हमें प्रति व्यक्ति आय कितना मिला है, 10,000, जो कि बहुत कम है। तो देश ए की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा आई है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाके देखें तो मात्र 10 ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अधिक कमा रहे हैं, लेकिन जो 90 लोग हैं वो देश बी का जो आय है लोगों का उससे बहुत ही ज़्यादा कम कमा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये देश जो है विकसित है या प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे तो हमें दिख रहा है कि जो देश ए है वो ज़्यादा विकास कर रहा है। तो ये मापदंड जो है ये गलत है कहीं ना कहीं। इसके अलावा भी कुछ और मापदंड होने चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने आगे बताया था साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, निबल जो है उपस्थिति अनुपात और हमारा स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो। अब आगे
तो अब बच्चों, विश्व के देशों का वर्गीकरण 2 प्रमुख श्रेणियों में किया गया है, विकसित देश और विकासशील देश। इनका वर्गीकरण जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर आदि जैसे आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। अब देखते हैं विकासशील देश और विकसित देश दोनों में क्या असमानताएं हैं। विकासशील देश वो होते हैं जहां प्रति व्यक्ति आय कम होती है, सकल घरेलू उत्पाद कम होती है, गरीब और बेरोजगारी ज़्यादा होती है, ज़्यादातर जनसंख्या कम पढ़ी लिखी यानी कि मतलब अशिक्षित होती है। उदाहरण के तौर पे भारत, ब्राज़ील, चीन आदि। तो विकासशील देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आ गए हैं? भारत, ब्राज़ील, चीन आदि। विकासशील का मतलब ही होता है हम विकास की ओर अग्रसर हैं, हम विकास की पथ पे चल रहे हैं, अभी तक हम विकसित नहीं हुए हैं, हम विकासशील हैं, उस पथ पे चल रहे हैं। अब आइए विकसित देशों के लिए देखते हैं। विकसित देश ऐसे होते हैं जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होती है, गरीब और बेरोजगारी बहुत कम होती है, शिक्षित जनसंख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि। तो विकसित देश कौन से हैं? जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं और विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर चुके हैं, वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें अधिक होती है, अच्छी होती है। तो अगर हम लोग विकसित देशों की बात करेंगे तो कौन कौन सी हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि, और भी काफ़ी सारे देश हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या समझा? विकसित और विकासशील देश। अब आइए आगे कुछ चित्रों को हम देखेंगे। विकसित और विकासशील देश देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक विकसित देश किस प्रकार का है और एक विकासशील देश किस प्रकार का है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हमें दिख रही हैं। जो विकसित देश है वहाँ पे देखिए डेवलपिंग कंट्री भी जिसे हम कहते हैं, और जो आपका विकासशील देश हो गया डेवलपिंग कंट्री, और विकसित देश हो गया आपका डेवलप्ड कंट्री। देखिए कचरा हम लोग किस प्रकार फेंकते हैं भारत में, और देखिए वहीं बाहर में कैसे फेंका जाता है, अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों की रहन सहन की स्तर किस प्रकार की होती है। एक और चित्र देखिए, वहाँ पे यातायात की जो सुविधाएं हैं वो बेहद अच्छी होती हैं और एकदम नए तकनीक से जुड़े हुए होते हैं। हमारे यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार जो विकसित है और विकासशील देश हैं वहाँ पे भिन्नताएं होती हैं। तो बच्चों आइए एक बार हम लोग पूरे जो इस पार्ट को जो हमने पढ़ा है, पार्ट 2 विकास चैप्टर का, हम लोग एक बार उसका सारांश या कि समराइजेशन पूरा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय की महत्वता, विश्व विकास रिपोर्ट की क्या सीमाएं हैं, विकसित देश और विकासशील देश में अंतर। आगे बचा हुआ जो शेष अध्याय है हमारा, उसे हम पार्ट 3 में जारी रखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। संगीतास की पाठशाला को आप ऐसे ही प्रमोट करते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।